नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। बचपन में हमें गुड़ और मक्खी वाली कहानी बताई गई। लालच में मक्खी जितना गुड़ का स्वाद लेना चाहती है वो अंदर उतना धंसते जाती है। ऐसे ही हालात भ्रष्टाचारी अधिकारियों के हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने जमकर भ्रष्टाचार किए, जिस वजह से 7 आईएएस सहित 12 अधिकारियों को जेल जाना पड़ा और 11 जेल जाने की तैयारी में हैं। इन 11 अधिकारियों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल उन चेहरों के बारे में हम बात करें जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर से गंभीर आरोप लगे। किस्मत और सिस्टम ने तो उन्हें बहुत कुछ दिया था, लेकिन लालच बुरी बला है। प्राइमरी स्कूल में सिखाए गए इस सूत्र वाक्य को भी लगता है ये विद्वान अधिकारी लगातार भूलते गए। यही वजह रही कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी, समाज में काफ़ी तिरस्कृत होना पड़ा, मीडिया से बचने के लिए मुंह छुपाते फिर रहे हैं और ऐसे ही कई और अधिकारी अभी कतार में खड़े हैं। मैं जिन अधिकारियों की बात कर रहा हूँ एक एक कर उनका नाम लूँगा। उनके चेहरों को आप गौर से देखिए, उनके अपराध की गंभीरता को भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर छत्तीसगढ़ में क्या चलता रहा। सिस्टम में बैठे हुए अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के जेल जाने के बाद भ्रष्टाचार करने का तरीका बदल दिए हैं। तरीका कितना भी बदल दे, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर अपनी निगाह बनाए रखी है। फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी होती जा रही हैं। मैं जिन 12 भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में बताने जा रहा हूं, उनकी गिरफ्तारियां बीते 1.25 साल में यानी विष्णुदेव साय सरकार के समय ही हुई है। अब आप एक एक कर इन चेहरों को गौर से देखिए। इनमें 7 आईएएस, 1 आईएफएस, 2 आईटीएस और 2 राज्य प्रशासनिक सेवा यानी एसएएस के अफसर शामिल हैं। इन पर नान, कोयला, शराब, कस्टम मिलिंग, सीजीपीएससी और तेंदुपत्ता बोनस जैसे घोटालों में संलिप्त होने का आरोप है। इनमें से गिरफ्तार होने वाले ज़्यादातर अधिकारी पुरानी भूपेश सरकार के समय सरकार के बेहद करीबी रहे, बहुत ताकतवर रहे। उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन गिरफ्तार अधिकारियों में से जो मैं पहले 2 चेहरे दिखाने जा रहा हूँ, इन्हें आप गौर से देखिए। इनके विरुद्ध आरोप डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते लगे थे। गंभीर आरोपों के विरुद्ध उस समय की विपक्ष में बैठी कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल काफी मुखर होकर इन अधिकारियों के बारे में बोलते थे, लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो उनके सुर बदल गए। डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते वो जिन्हें भ्रष्ट बता रहे थे, अब वो उनके खास यार हो गए, हमराज हो गए, इतने ज्यादा करीब हो गए कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद लगातार एक्सटेंशन देते रहे। अब आप एक एक कर इन चेहरों को गौर से देखिए। पहले हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला। 1986 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला 2015 में बहुचर्चित नान घोटाले मामले में ईडी के निशाने पर आए थे। तब भूपेश बघेल की सरकार के दौरान उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई। इतने अहम विभाग जिससे सरकार की दशा दिशा तय होती थी, जैसे स्कूल शिक्षा, चिकित्सा, कौशल विकास, व्यापम और माध्यमिक शिक्षा मंडल जैसे विभाग डॉक्टर आलोक शुक्ला को लगातार दिया गया। रिटायरमेंट के बाद करीब 3 साल तक वो भूपेश बघेल की सरकार के समय अनेक मलाईदार पदों में रहे। फिलहाल वो ईडी की जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसे ही दूसरे रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं अनिल टुटेजा, जो एमपीपीएससी के जमाने में टॉपर रहे हैं। 1989 से सेवा में आए और 2003 में आईएएस बने। वे भी डॉक्टर आलोक शुक्ला की तरह नान घोटाले के आरोपी रहे। भूपेश बघेल तो विपक्ष में थे, उनके निशाने पर थे, लेकिन सरकार बनने के बाद नान घोटाले के अलावा शराब और कोयला घोटाले मामले में भी आरोपी बन गए। 2023 में रिटायर्ड होने के बाद भी वे लालच के कारण वे उद्योग व वाणिज्य विभाग में बेहद सक्रिय भूमिका में रहे। फिलहाल शराब घोटाले के अलावा नान घोटाले मामले में वो ईडी की गिरफ्त में हैं, जांच का सामना कर रहे हैं। इस तीसरे चेहरे को तो छत्तीसगढ़ का प्रायः पूरा युवा जानता होगा। टामन सिंह सोनवानी इनका नाम है। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनते ही लगातार 1 साल तक उनके सेक्रेटरी रहे और सीजीपीएससी के चेयरमैन बनने के बाद अपने सुअर बेचने वाले भतीजे सहित तमाम नाते रिश्तेदारों के अलावा कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, यहाँ तक भूपेश बघेल की बेटी दीप्ति बघेल को भी इनके जमाने में सीजीपीएससी में सेलेक्ट करवा दिया गया। सीजीपीएससी की बहुत कठिन परीक्षा होती है। इसके पेपर लीक करवा कर नाते रिश्तेदारों को
बांटकर लगातार अलग से प्रैक्टिस करवा रहे थे। यही टामन सिंह सोनवानी जो 2000 बैच के आईएएस अधिकारी रहे, कांकेर और नारायणपुर के कलेक्टर रहे, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके साथ जेल जाने वाले सीजीपीएससी के पुराने सचिव रहे जीवन किशोर ध्रुव भी 2011 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। इन पर आरोप है कि इन्होंने सचिव रहते हुए अपने बेटे सुमित का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद में करवा दिया। इसके लिए बकायदा पेपर आउट करवाए गए। ये अभी जेल में हैं टामन सिंह सोनवानी के साथ। इसी तरह ये पांचवा चेहरा देखिए निरंजन दास का, 2003 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। ये भूपेश बघेल की सरकार में आबकारी आयुक्त रहे थे, उसी आबकारी विभाग के आयुक्त जिसके मंत्री कवासी लखमा फिलहाल जेल में है शराब घोटाले के मामले में। निरंजन दास पर 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की पूरी रूपरेखा तैयार करने का आरोप है। उनके संविदा कार्यकाल में भी उन पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। वे आबकारी आयुक्त के साथ वेबरेज कॉर्पोरेशन के एमडी और वाणिज्य कर विभाग के सचिव जैसे पद में भी शामिल रहे। फिलहाल अभी जेल में है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की होनहार 2000 बैच की आईएएस अधिकारी रही रानू साहू, ये भी अभी जेल में है। इनका जन्म गरियाबंद में हुआ था। ये भूपेश बघेल सरकार में सरकार की बेहद खासम खास और राजदार हुआ करती थी। ये कृषि विभाग के संचालक पद पर भी रही। उनकी कार्यशैली हमेशा से विवादों में रही। कोरबा में इन्होंने जिस तरह से अकेले डीएमएफ घोटाला किया तो कोरबा के स्थानीय विधायक और भूपेश बघेल के विरोधी गुट के मंत्री जय सिंह अग्रवाल के वो निशाने पर आ गई। उसके बाद ईडी ने कोयला लेवी घोटाले मामले में उन्हें जेल में डाल दिया। लंबे समय से जेल में रहने के बाद फिलहाल वो शर्तों में जेल के बाहर हैं। शर्त यह है कि वो छत्तीसगढ़ से बाहर रहेगी। इसी तरह समीर बिश्नोई, ये भी 9000 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। लंबे समय तक कोयला घोटाले मामले में जेल रहने के बाद शर्तों में ये बाहर हैं, प्रदेश से बाहर हैं। प्रदेश से बाहर रहने की शर्त रखी गई है। इन्हें अक्टूबर 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इनके विरुद्ध खनन कार्यों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कोल परिवहन में भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को ऑफलाइन कर अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया था। ऐसे 7 महारथी आईएएस जो जेल गए, लालच के कारण गए। अब कुछ और जाने पहचाने चेहरों पर आप गौर करें जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे, जिसमें 2008 बैच की सौम्या चौरसिया का नाम सबसे पहले आता है। हालांकि इनके बारे में मैंने पहले भी बहुत कुछ बताया है, लेकिन गहराई से समझना होगा कि किस तरह से पढ़े लिखे और खुद को विद्वान कहलाने वाले ये समझदार किस्म के अधिकारी हमारे सिस्टम में थे, लगातार थे और छत्तीसगढ़ की जनता को किस तरह से लूट रहे थे। सौम्या चौरसिया को तो भूपेश बघेल के सरकार के जमाने में सुपर सीएम कहा जाता था। सोशल मीडिया में बोरेबासी खाते हुए इनकी तस्वीर काफी चर्चा में रही। ये भूपेश बघेल की दिखावे के लिए उपसचिव थी, जबकि उनका प्रभाव इनसे कहीं ज्यादा था। वो कोयला घोटाले के अलावा डीएमएफ घोटाला और आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में आरोपी रही, लगातार जेल में रही। फिलहाल कुछ शर्तों में वो बाहर है। बताया जाता है कि बेंगलोर में वो अज्ञातवास में रहती हैं। विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद उनके विरुद्ध कुछ नए मामले दर्ज किए गए। इसी तरह राज्य प्रशासनिक सेवा की एक और अधिकारी आरती वासनिक, ये भी युवाओं के बीच काफी कुख्यात रही। 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक अधिकारी आरती वासनिक पर आरोप है सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा 2001 में पर्चा लीक मामले में वो साफ तौर पर आरोपी हैं। उन पर आरोप है कि परीक्षा नियंत्रक रहते हुए उन्होंने धांधली की। कलकत्ता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर मंगवा कर उस सील पैक बंडल को खोलकर टामन सिंह सोनवानी और जीवन किशोर ध्रुव के अलावा कांग्रेस के अनेक नेताओं को उसने सीजीपीएससी 2021 के पेपर लीक करवा दिए थे। फिलहाल ये भी जेल में हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा की तरह आईटीएस यानी इंडियन टेलीफोन सर्विस के कर्मचारी भी जो प्रतिनियुक्ति में दिखावे के लिए राज्य सरकार की सेवा करते रहे, उनका असल मकसद तो कुछ और ही था। जमकर भ्रष्टाचार करने के कारण ये भी जेल में गए, जिसमें पहला नाम आता है एपी त्रिपाठी का, जो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों जगह शराब घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जाते हैं। लंबे समय से जेल में हैं। जांच में सामने आया उन्होंने छत्तीसगढ़ में समानांतर अवैध शराब का नेटवर्क खड़ा करने और कमीशन के रूप में करोड़ों रुपए कमाने के लिए भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल और पुराने आबकारी मंत्री के देखरेख में जमकर शराब घोटाले की नीतियों को अंजाम दिया। इसी तरह एक और आईटीएस अधिकारी हैं मनोज सोनी, ये मार्कफेड के पूर्व एमडी थे। इन पर
कस्टम मिलिंग में घोटाले के गंभीर आरोप हैं। ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि छत्तीसगढ़ में 140 करोड़ रुपए की अवैध वसूली में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ये साफ तौर पर उसमें संलिप्त बताए गए। इसी तरह एक IFS अधिकारी भी जेल में है। अशोक कुमार पटेल इनका नाम है। 2015 बैच के अधिकारी हैं। इन पर तेंदुपत्ता बोनस वितरण में घोटाले का आरोप है। अप्रैल 2025 में ही अशोक कुमार पटेल गिरफ्तार हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी की वजह कुछ और है। अंदर खाने इनके वन विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर रस्साकशी मची हुई है, जिस तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, बताया जाता है कि वो उसी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं। इस बारे में आगे हम कुछ बड़े खुलासे करेंगे। मैंने अभी आपको भ्रष्टाचार और घोटाले में संलिप्त आरोपी बनाए गए, जेल गए 12 अधिकारियों के बारे में बताया। अब जैसा कि मैंने विश्लेषण की शुरुआत में बताया था, 11 और अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। वैसे फिलहाल इन्हें आज अधिकारी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि 1000 करोड़ के इस घोटाले में शामिल अधिकांश रिटायर्ड हो गए हैं। अब आपको जानकर यह और हैरानी होगी, छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च प्रशासनिक पद में बैठा हुआ चीफ सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी भी इस 1000 करोड़ के घोटाले में शामिल रहा, जिसकी जांच अब CBI करेगी। आप यकीन मानकर चलिए, CBI जब अपने पर आती है तो उसकी जांच कैसे होती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। दरअसल CBI जांच के आदेश तो पहले ही हो गए थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद भूपेश बघेल की सरकार के जमाने में CBI जांच पर ढंग से रोक लगवा दी गई थी। फिलहाल हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि CBI की जांच कंटिन्यू रहेगी। दिव्यांगों के नाम पर इस 1000 करोड़ की लूट या घोटाले में राज्य सेवा निषक जन स्त्रोत नामक एक संस्था बनाकर छत्तीसगढ़ के 11 IAS और राज्य सेवा के अधिकारियों ने इस 1000 करोड़ का वारा न्यारा किया था, जिसके शिकायतकर्ता कुंदन सिंह, जो खुद एक शासकीय कर्मचारी रहे, उन्होंने जनहित याचिका और RTI के माध्यम से इस पूरे मामले का खुलासा किया और इस मामले की CBI जांच की मांग की। बिलासपुर हाई कोर्ट ने CBI जांच की मांग की थी। बिलासपुर हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस PP साहू की डिवीजन बेंच ने कुंदन सिंह की PIL को स्वीकार करते हुए CBI जांच का आदेश दिया था। बेईमानी और भ्रष्टाचार में फंसे हुए घबराए अधिकारियों ने CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के विरुद्ध अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की। अब आप समझ ही गए होंगे, बड़े बड़े अधिकारी यदि पाक साफ थे तो CBI जांच होने देते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच पर रोक लगा दी और याचिकाकर्ता को वापस हाई कोर्ट भेज दिया। उसके बाद तारीख पे तारीख का खेल शुरू हो गया और अंततोगत्वा हाई कोर्ट ने एक बार फिर CBI जांच की मंजूरी देते हुए 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है, आदेश दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस PP साहू और जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा है CBI को पहले से दर्ज FIR संख्या के आगे कार्रवाई करनी होगी और यदि FIR दर्ज नहीं की गई है तो CBI को FIR दर्ज होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर राज्य भर से संबंधित विभाग, संगठन और कार्यालयों से प्रासंगिक मूल रिकॉर्ड जब्त करना होगा। CBI निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जस्टिस प्रीतम कुमार साहू और संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने साफ तौर पे कहा है कि ये 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला कोई प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि सिस्टमैटिक करप्शन का मामला है। इन शब्दों पर आप गौर करें, कितनी गहरी बात हाई कोर्ट की ओर से रखी गई है। अब आगे मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो कम हैरान करने वाली नहीं है। किस तरह से दिव्यांगों के नाम पर बड़े बड़े मालदार मलाईदार पदों पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर यानी संगठित गिरोह बनाकर अपराध को अंजाम दिया। ये आरोप लगाए गए हैं कुंदन सिंह की ओर से, जो कि खुद एक शासकीय कर्मचारी थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि समाज कल्याण विभाग में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें 7 IAS और 5 राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारी संलिप्त हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के 5 रिटायर्ड IAS अधिकारियों में डॉक्टर आलोक शुक्ला, विवेक ढान, MK राउत, सुनील कुजूर, BL अग्रवाल और PP श्रोती समेत राज्य प्रशासनिक सेवा के सतीश पांडे, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमन खलको, ML पांडे और पंकज वर्मा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधीन एक NGO बनाया गया, जिसका नाम रखा गया राज्य स्त्रोत निषक जन संस्थान, जिसमें गुपचुप तरीके से सरकारी धन हड़पने का खेल लंबे समय से चलता रहा। 17 जुलाई 2018 को यानी विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले इस NGO के द्वारा
द्वारा कोष एवं लेखा संचालन के दस्तावेज में भारी गड़बड़ियां मिली। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ तो पता चला कि 31 प्रकार की गड़बड़ियां की गई है। इस स्पेशल रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया 5,67,00,000 रुपए 2,446 रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई तो पता चला कि मामला 1,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का है। दरअसल 2004 में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ के निशक्तजनों के राहत के लिए कुछ बेहतर पहल किए गए थे। इसके लिए दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए स्टेट रिसोर्स सेंटर नामक एक संस्था बनाई गई, जिसका उद्देश्य तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता से दिव्यांगों का पुनर्वास करना था। लेकिन 2012 में इसी संस्था के अंतर्गत फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना था। क्योंकि कुंदन सिंह एक शासकीय कर्मचारी थे और उन्हें पता चला कि संस्था में उनका भी नाम है, सो उन्होंने आरटीआई लगाया। मौके पर जाकर देखा तो कोई मशीन नहीं खरीदी गई। गरीब और विकलांगों के नाम पर जिस तरह से धोखाधड़ी की गई, सत्ता को संचालित करने वाले बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे। जब इस मामले का पूरी तरह भांडा फूटा तब सत्ता का परिवर्तन हो चुका था। 5 साल तक भूपेश बघेल की सरकार ने क्या कुछ किया और उस समय की सरकार के मुखिया खुद भूपेश बघेल, जो महादेव सट्टा वाले मामले में खुद नामजद आरोपी हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्ट तंत्र को संचालित करने के लिए किस तरह का अनुकूल माहौल रहा होगा। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि परिस्थितियां थोड़ी बदल गई है। तभी तो बिलासपुर के तखतपुर थाने के एक टीआई साहब ने एक महिला के साथ हुई छेड़छानी और लूट के मामले में रिपोर्ट लिखाने के लिए 30,000 रुपए ले लिए और जिस आरोपी को पकड़ा उसे भी मुचलके पर छोड़ने के लिए उससे भी 20,000 रुपए ले लिए। तो महिला एसपी साहब के पास जाती है तो एसपी ने टीआई साहब को डांट फटकार कर उस महिला को 30,000 रुपए दिलवा दिए। तखतपुर के टीआई अनिल अग्रवाल को एसएसपी रजनेश सिंह ने लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर या लाइन अटैच करने का मतलब होता है कि अब टीआई अनिल अग्रवाल मालदार थाने में नहीं रहेंगे। वैसे उनके ऊपर पहले भी कई गंभीर आरोप रहे। जब वो बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में थे तब उन पर मिट्टी तेल चोरी करने वाले आरोपियों को थाने से छोड़ देने का आरोप था, जिसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई। इसी तरह बेलगहना चौकी और कोटा में भी वो थाने के प्रभारी रहे। कोटा थाने में पोस्टिंग के दौरान उन पर अवैध वसूली के आरोप लगे और अब एफआईआर कराने वाली महिला और आरोपियों को छोड़ने के मामले में यानी दोनों तरफ से पैसे लेने का आरोप लगा। बदले हुए हालात में बिलासपुर के एसएसपी रजनेश सिंह ने बढ़िया कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए। ऐसी स्वाभाविक सी मांग जनता की ओर से आती है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार तखतपुर के टीआई रहे अनिल अग्रवाल की बिलासपुर के किसी बड़े कद्दावर नेता से अच्छे संबंध है, ठीक ठाक रिश्तेदारी है, जिसका उन्हें फायदा मिलता रहा है। लेकिन बदले हुए हालात में ये फायदा ज्यादा दिनों तक नहीं मिलेगा। अनिल अग्रवाल जैसे तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को ये सोच लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए, हालात बदले हुए हैं, पहले जैसे हालात नहीं हैं। बड़े बड़े आईएएस अधिकारी भी जब जेल में जा रहे हैं तो यहाँ से कहीं आगे इंतजार हो रहा है। सफेद पोश नेता कब जेल जाएंगे, भूपेश बघेल कब जेल में जाएंगे, क्योंकि उनके विरुद्ध तो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है। कब तक वो बचे रहेंगे? जब तक भूपेश बघेल जेल नहीं जाते आम जनता तो पूछेगी, सवाल खड़ा करेगी। सवाल हम भी खड़ा करते हैं क्योंकि राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी बड़े खुलासे के साथ। प्यार दीजिए, प्यार बांटिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।